आज हम लोग करेंगे टॉपिक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है ना, ये किस चीज को डील करता है वो समझिए। जो भी कोर्ट में कहा जाता है, ठीक है ना, पहले ही बताए हैं आप लोग को, वो चीजें रेलेवेंट होना चाहिए। जो भी आप कोर्ट में, चाहे एविडेंटरी, चाहे विटनेस के थ्रू बोलिए, चाहे डॉक्यूमेंट के थ्रू बोलिए, ठीक है, चाहे आप विटनेस के थ्रू बोलिए, चाहे डॉक्यूमेंट के थ्रू बोलिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए। तो अब यह सवाल उठता है, जो एक्सपर्ट है, ठीक है ना, यानी कि थर्ड पार्टी, जिसको केस से कोई मतलब नहीं है, क्या उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, क्या उसके द्वारा दिया गया, ठीक है ना, जो फैक्ट कुछ भी बोलेगा वो, क्या उसके द्वारा दिया गया ओपिनियन रेलेवेंट होगा? अगर रेलिवेंट होगा तो किस सेक्शन के तहत रेलिवेंट होगा और कहां तक रेलिवेंट होगा, यही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 45 में। तो अब सुनिएगा सेक्शन 45, हम पढ़ते हैं सेक्शन 45, सुनिएगा। ओपिनियन, सेक्शन 45 provides that the opinion of the person especially skilled on a point of foreign law, science, art or question as to the identity of handwriting or finger impression are relevant facts, ठीक है ना, such person are called expert। तो दो चीज का जवाब दे रहा है, क्या? तो कहता है भाई एक्सपर्ट कौन होगा? तो कहता है कि जो अभी हम पॉइंट बोले, जो अभी हम आपको सब्जेक्ट बोले, ठीक है ना, उन सब्जेक्ट पे जो कोई विशेष स्किल्ड होगा, जो एक्सपर्टीज लिए हुए होगा, जो आदमी उसके बारे में कोई विशेष ज्ञान रखा होगा, उसको हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं। जैसे अब कोई फॉरेन लॉ के बारे में बहुत अच्छा जानता है, ठीक है ना, विदेश का कोई लॉ है, उसके बारे में उसको बहुत एम्पल नॉलेज है उसके पास, उस पर उसने पीएचडी कर रखी है, ठीक है ना, वह क्या होगा? एक्सपर्ट होगा, ठीक है ना। या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होता है, वो दो हैंडराइटिंग उसको दिखाइएगा और बताइएगा कि बोलिए इसमें से कौन हैंडराइटिंग दोनों सेम एक ही आदमी का है कि अलग अलग आदमी का है, तो वो आपको बताएगा कि दोनों हैंडराइटिंग एक ही आदमी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो एक्सपर्टीज होगा, ठीक है ना, चाहे वो एक्सपीरियंस से लाया हो, चाहे कोई स्पेशल नॉलेज, स्पेशल कोर्स करके वो एक्सपर्टीज हासिल किया हो, तो उसको हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं। फिंगर इंप्रेशन, ठीक है ना, अंगूठा का छाप देखकर बता देता है कि ये किसके अंगूठे का है, ठीक है ना, दो एक ही लोगों का है फिंगर इंप्रेशन है या अलग अलग लोगों का है, इसका जो नॉलेज रखेगा वो एक्सपर्ट कहलाएगा। आप लोग सुनार के पास जाते हैं और उसको दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये सोना प्योर है कि नहीं है, वो देख के बता देता है कि सोना प्योर है कि नहीं है। इसके लिए वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, बहुत किसी कॉलेज में जाकर उसने ज्ञान हासिल नहीं किया है, बल्कि वह देखते देखते, सीखते सीखते एक्सपर्टीज उस पर हासिल कर लेता है, वो एक्सपीरियंस से आया है, उसको हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन 45 कहता है एक्सपर्ट जो ओपिनियन देता है, ठीक है ना, तो कहता है कि कब रेलेवेंट होता है, किस किस सब्जेक्ट पर वो अपनी राय देता है तो रेलेवेंट होता है, एक चीज। और दूसरा, एक्सपर्ट कौन है, तो बता दिए एक्सपर्ट कौन है। अब सुनिएगा, हो ध्यान से सुनिएगा। हु इज एन एक्सपर्ट? जब यह सवाल उठाया गया कि एक्सपर्ट कौन होगा, ठीक है ना, तो एक केस है हमारे पास, बाल कृष्णदास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स। केस का नाम आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कहीं भी, बाल कृष्णदास अग्रवाल
वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स। 1989 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। सुनिएगा क्या डिफाइन किया गया है इस केस में। एन एक्सपर्ट वाज डिफाइंड एज द पर्सन हु बाय हिज ट्रेनिंग and experience has acquired the ability to express an opinion, but an ordinary witness does not possess this quality। यानी कि जो आदमी किसी विशेष ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है ना, एक्सपीरियंस के द्वारा कोई एबिलिटी हासिल करता है, ठीक है ना, जिसमें कि एक ऑर्डिनरी विटनेस जो है उसके पास वो ज्ञान नहीं हो सकता है, उसको हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस केस, बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी। क्लियर? हमको कोई दे देगा सोना का टुकड़ा और पूछेगा कि बताओ कितना गोल्ड कैरेट है ये, मतलब कितने कैरेट का गोल्ड है, शुद्ध है या नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्ट नहीं हैं। हैंड राइटिंग दे देगा और कहेगा बताओ ये हैंड राइटिंग किसकी है, दो हैंड राइटिंग दे देगा, क्या दोनों सेम है, शायद हम और आप ना बता पाए, क्योंकि हम लोग इस चीज के एक्सपर्ट नहीं हैं। समझ रहे हैं सभी लोग? हाँ या ना? क्लियर? हाँ। अब आइए इन जनरल रूल क्या कहता है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन का जो बात होगा, थर्ड पर्सन के द्वारा जो कहा जाएगा, द ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन आर नॉट रिलेवेंट। जो केस से रिलेटेड नहीं रहेगा पार्टी, जो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं रहेगा, उसका जो ओपिनियन है वो किसी मायने का नहीं है। जनरल रूल ये कहता है आपका, जनरल रूल आपका ये कहता है, ठीक है ना, कि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन आर नॉट रिलेवेंट, बट इन सर्टेन केसेस इन विच द कोर्ट इज नॉट इन द पोजीशन, नॉट इन द पोजीशन टू फॉर्म एन ओपिनियन बाय इटसेल्फ। लेकिन कभी कभी कोर्ट के सामने कोई ऐसा मामला आ जाता है जहां पे उसको जो है ना उस चीज के बारे में उसको जानकारी नहीं होता है, या कोई साधारण विटनेस उस चीज पर प्रकाश नहीं डाल सकता है, तब क्या करता है वो, तब वो एक्सपर्ट को बुलाता है, ठीक है ना। तब वो क्या करता है, एक्सपर्ट को बुलाता है और उस पर उसकी ओपिनियन मांगता है, और तब वो जाकर वहां पे रेलेवेंट हो जाता है। जैसे आप लोग मूवी वगैरह समय देखे होंगे, किसी की मौत हो जाती है जहर से, उसको विष दे के मारा जाता है, मौत हो जाती है, तो अब इसको कौन सा जहर दिया गया है, क्या यह जहर सांप के काटने का था, क्या अलग से जहर दिया गया है, कितने देर पहले इसकी मृत्यु हुई है, ये सब चीजें जो कोर्ट के लिए इस चीज की मतलब बारे में जानना, ठीक है ना, वो कोर्ट इस चीज पर नहीं पहुंच पाता है, तो वो क्या करता है, एक्सपर्ट को बुलाता है और उससे राय मांगता है कि बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में आप। तो जो एक्सपर्ट कहता है कि ये जो है इस तरह का जहर है, इस तरीके सांप में पाया जाता है, हो सकता है कि इसकी मौत सांप काटने से हुई हो, ठीक है ना। तो देता है ओपिनियन कि नहीं देता है, बताइए। आप लोग मूवी वगैरह समय देखते होंगे, वो अपनी राय रखता है एक्सपर्ट, जो डॉक्टर आते हैं, देवराज, हाँ वही है एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है कि जब वो ओपिनियन देता है किसी ऐसे चीजों पे जिस पर साधारण विटनेस जो है रोशनी नहीं डाल सकता है, उसको रेलिवेंट माना जाता है, ठीक है ना। उसको हम लोग प्राइमा फेसी क्या मानते हैं, रेलिवेंट मानते हैं। चलो अभी तक के लिए ये बातें हो सकती है कि सांप काटने से इसकी मृत्यु हुई होगी, उसको हम लोग रेलिवेंट मानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45। अब सुनिएगा किस किस पॉइंट पे वो देता है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है आपको सेक्शन 45 में, ठीक है ना। सुनिएगा किस किस चीज पर वो अपनी राय दे सकता है, आपके जो 45 में लिखा हुआ है, फॉरेन लॉ, विदेशी कानून पर, मैटर ऑफ साइंस, कोई विज्ञान का विषय है, जहर कौन जहर कितने तरीका का होता है, कौन सा जहर किसमें पाया जाता है, ये सब सब्जेक्ट ऑफ साइंस है, ये विज्ञान का विषय है। तो मैटर ऑफ साइंस,
क्वेश्चन ऑफ आर्ट, ठीक है ना, आर्ट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है ना, हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करना, फिंगर इंप्रेशन को आइडेंटिफाई करना, इन सब विषयों पे, ठीक है ना, जो बुलाए जाते हैं थर्ड पर्सन, उसको हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं, और उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो होता है वो रेलिवेंट माना जाता है। क्लियर? बताइएगा, क्लियर एक्सपर्ट ओपिनियन? और सेकंड पॉइंट लिखे थे, पॉइंट्स ऑन विच एक्सपर्ट ओपिनियन में बी गिवन, किस पॉइंट पे एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जा सकता है? तो कहता है कि इन सब विषयों पे, फॉरेन लॉ पे, सब्जेक्ट ऑफ साइंस पे, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ आर्ट पे, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग पे, और फिंगर इंप्रेशन पे, इन सब विषयों पे जो एक्सपर्ट है अपना ओपिनियन दे सकता है। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? हाँ या ना? देवराज, अनुपमा, पिंकी, अर्पणा, इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइएगा, कोई दिक्कत तो। निक्की, मनीषा, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया। अब इसका क्या एविडेंटरी वैल्यू है, क्योंकि हम लोग एविडेंस पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन का क्या एविडेंटरी वैल्यू है, कोर्ट में वह कितना दूर तक लाई करेगा, कहां तक उसका पकड़ होगा, क्या उसकी जो है साक्ष्य जो है उसका क्या वैल्यू है, साक्ष्य की नजर में उसकी क्या वैल्यू है, क्या एविडेंटरी वैल्यू है, वो सुनिएगा। तो इसको कहा जाता है एविडेंटरी वैल्यू, जो एक्सपर्ट ओपिनियन को, इसको ओनली पीस ऑफ एविडेंस कहा जाता है। ठीक है ना? एंड हैज टू बी द जज अलोंग विथ अदर एविडेंस। अगर कह दिया, एक एक्सपर्ट आया और उसने कह दिया कि इसकी मौत सांप काटने से हुई है, ऐसा लगता है कि सांप काटने से हुई है, इसी को अंतिम सत्य नहीं मान लिया जाता है। ठीक है ना? कि एक्सपर्ट कह दिया तो हो गया, बात सही, जाइए तुमको हम जो है सजा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये एक्सपर्ट ओपिनियन जो होता है, ठीक है ना, कहता है एक्सपर्ट एविडेंस इज ओनली ए पीस ऑफ एविडेंस एंड हैज टू बी जज अलोंग विथ अदर एविडेंस। इसको दूसरे और किसी एविडेंस के साथ कोरोबरेट करने की जरूरत होती है, किसी और एविडेंस के साथ इसको आप क्या करेंगे, कोरोबरेट करेंगे। ठीक है ना? इसको सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है अनलेस कोरोबरेटेड बाय अदर एविडेंस। जब तक कि किसी और एविडेंस के साथ इसको आप कोरोबरेट नहीं करेंगे, जब तक किसी और एविडेंस के साथ इसको आप मिलाकर नहीं देखेंगे, ठीक है ना, आई विटनेस है उसको भी देख लीजिए, कोई और गवाह है उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए, सब मिलाने के बाद, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बनती है, अदरवाइज यह जो है अंतिम सत्य इसको नहीं माना जाता है। क्लियर? बताइएगा, क्लियर? एक्सपर्ट ओपिनियन में कोई दिक्कत? सिंपल सा चीज है एक्सपर्ट ओपिनियन, यह रेलिवेंट होता है और इसी पॉइंट पर रेलिवेंट होता है। हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है ना? एक केस है एस गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एस गोपाल रेड्डी, बहुत अच्छा केस है, एस गोपाल रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? 1996 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का, 1996 सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, अब सुनिएगा क्या जजमेंट आया था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सपर्ट एविडेंस इज ए वीक टाइप ऑफ एविडेंस। कहता है कमजोर एविडेंस होता है एक्सपर्ट ओपिनियन। कोर्ट्स डू नॉट कंसीडर इट कंक्लूसिव। इसको आप कंक्लूसिव प्रूफ मानिए, नहीं माना जा सकता है कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि यह कमजोर एविडेंस होता है, क्योंकि वो सिर्फ आके अपनी राय देता है कि ऐसा हो सकता है, इसकी मौत जहर से हुई है और वो जहर सांप का भी हो सकता है, इसको आप अंतिम सत्य नहीं मानना है, ये कमजोर एविडेंस माना जाता है और ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। देयरफॉर इट इज नॉट सेफ टू रिलाई अपॉन इट विदाउट सीकिंग इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल कोरोबरेशन। जब तक आप इसको किसी और रिलायबल एविडेंस के साथ कोरोबरेट नहीं कर लीजिएगा, तब तक इसको आप जो है
सही है ऐसा नहीं मान सकते हैं। क्लियर? क्लियर? हाँ या ना? दूसरा केस सुन लीजिए, हम इसका वीडियो बन जाएगा, वीडियो में देख लीजिएगा। दूसरा केस सुन लीजिए, कपिल देव मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 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 दो 2008 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। 2008 सुप्रीम कोर्ट। अब सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर से बोल रहे हैं, जजमेंट सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द एक्सपर्ट एविडेंस इज फाउंड इनकंसिस्टेंट विद द ऑकुलर एविडेंस ऑफ ए विटनेस। यानी क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि अगर आपके पास दो एविडेंस है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन है और एक आंखों देखा कोई है, चश्मदीद गवाह है, ठीक है ना, ऐसा कोई आदमी है जिसने अपनी आंखों से किसी घटना को होते देखा, ठीक है ना, और दूसरा एविडेंस क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है ना। इन सच केसेस ocular evidence shall be preferred to the expert evidence if such ocular evidence is trustworthy and reliable। अगर आपका आई विटनेस या ocular evidence अगर रिलायबल है, भरोसेमंद है, ठीक है ना, तो आप उस पर भरोसा करेंगे, वो एविडेंस प्रीफर किया जाएगा। वो एविडेंस क्या होगा? प्रीफर किया जाएगा। किस चीज पर? एक्सपर्ट ओपिनियन पे। अगर एक्सपर्ट ओपिनियन का एक एग्जांपल देकर समझाते, समझ लीजिएगा। एक एक्सपर्ट कहता है कि इसकी मौत जो हुई है वो 2 डंडा लगने से हुई है, 2 डंडा मारा गया था तब इसकी मौत हुई, गर्दन पे डंडा मारा। लेकिन एक आई विटनेस है, वो कह रहा है, ठीक है ना, कि गर्दन पे भी मारा गया था, सर पे भी मारा गया था। किसको प्रीफर करोगे ज्यादा? बताइए ज्यादा किसको प्रेफरेंस मिलेगा? आई विटनेस को। हाँ, तो यही सुप्रीम कोर्ट इस वाले कपिल देव महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया है कि अगर आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन भी है और एक ऑकुलर एविडेंस भी है, तो ऑकुलर एविडेंस जो चश्मदीद जिसने देखा घटना को, उसको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। क्लियर है ना? हाँ, एक और अच्छा सा केस है, बड़ा अच्छा केस इस पे है, एक केस लिख लीजिए, ठीक है ना। पट्टू राजन PATTU, पट्टू राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। स्टेट ऑफ तमिलनाडु, पट्टू राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 2019 का केस है, एकदम लेटेस्ट केस है ये सब। 2019 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, आप जो बोले ना सर, आवाज सही से आया नहीं, कोई केस लिखा रहे थे अभी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सपर्ट ओपिनियन इज एडवाइजरी इन नेचर एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। इससे पहले केस जो कहे थे, हम कहे थे कपिल देव मंडल का केस कहे थे, अभी बोल रहे हैं पट्टू राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। पट्टू राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सपर्ट ओपिनियन इज एडवाइजरी इन नेचर। यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो दे रहा है, जो एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है, वह केवल एडवाइजरी नेचर का है, यानी केवल सलाहकारी है, वो केवल आपको सलाह दे रहा है कि ये चीजें ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इज और कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, और कोर्ट उसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। समझे? इसका एविडेंटरी वैल्यू समझ रहे हैं ना? एक एक्सपर्ट ओपिनियन का क्या एविडेंटरी वैल्यू है, समझ रहे हैं ना? कोर्ट में कहां स्टैंड करेगा वो? सीधा सीधा कोर्ट कह रहा है कि ये वीक पीस ऑफ एविडेंस है, कमजोर एविडेंस होता है एक्सपर्ट ओपिनियन।
बस उसको आप क्या करना है, किसी और एविडेंस के साथ कोरोबरेट कीजिए। एक बात। दूसरा क्या कर रहा है, यह एडवाइजरी नेचर का है, केवल सलाहकारी है, यानी केवल आपको सलाह लेनी है एक्सपर्ट से, आप मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास कोई आई विटनेस है और कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है, तो जो आई विटनेस है वह प्रीफर करेगा, वह ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी बनिस्पत की एक्सपर्ट ओपिनियन के। क्लियर? बोलिएगा, कोई दिक्कत में? आई विटनेस जो है अनपढ़ और गूंगा जाहिल बहरा होगा तो क्या होगा? वेरी गुड। आई आई मतलब एक्सपर्ट क्या होगा, आई 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 विटनेस क्या होगा, गूंगा होगा। तो यस सर, गूंगा और बहरा। तो गूंगा बहरा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गूंगा आदमी इशारे से बताएगा। अगर आई विटनेस, अब गूंगा होगा तो क्यों आई विटनेस क्यों नहीं होगा, गूंगा होगा तो? अंधा होगा तो फिर आई विटनेस कैसे होगा? ये गूंगा और बहरा की बात हो रही है, तो वो तो इशारे से बता सकता है गूंगा और बहरा। अगर एक गूंगा एक देख रहा है हत्या हो रहा है, तो उसका गूंगा होने में क्या बुराई है, वो तो इशारे से बताएगा, उसकी तो अपनी लैंग्वेज होती है। तो वहां पे एक एक्सपर्ट को बुला लिया जाएगा जो उसकी भाषा को समझेगा, ट्रांसलेटर आ जाएगा, उसकी लैंग्वेज को समझने वाला आ जाएगा। ठीक है पिंकी? नहीं दे सकता है। क्या हुआ? अगर वो पढ़ा लिखा हुआ हाँ गूंगा हुआ तो डिटेल में नहीं दे सकता हाँ है। हाँ, बिल्कुल रिटर्न में दे सकता है, बिल्कुल रिटर्न में दे सकता है। अगर वो लिख कर समझाना, कोई भी साइन चलता है, ठीक है ना। गूंगा और जो है बहरा होता है, ये भी मतलब कि विटनेस होता है, गवाह होता है, डॉक्यूमेंट्री नहीं होता है, एविडेंट्री मतलब ये विटनेस होता है। ठीक है ना। अगर वो लिख के भी दे रहा है तो जस्ट लाइक स्पीक हुआ उसका। अगर गूंगा कुछ चीजें लिख के दे रहा है या कुछ इशारे से समझा रहा है, तो जस्ट लाइक वो स्पीक हुआ, उसको भी माना जाएगा किसने बोलकर बताया है। ओके, क्लियर? क्लियर? एक्सपर्ट ओपिनियन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किस किस चीज पर, किस किस पॉइंट पर वो अपना ओपिनियन देगा? क्लियर? इसकी क्या एविडेंटरी वैल्यू है? क्लियर? इसके बाद जो सेक्शंस वगैरह है, ठीक है ना, जैसे कि ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सेक्शन 45A, सेक्शन 45A। अब देखिए सेक्शन 45A क्या कहता है। वेयर द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन on any matter relating to information stored in computer resource and other electronic form, the opinion of the examiner of electronic evidence under section 79A of IT Act 2000 is relevant। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जब IT एक्ट आया था 2000 ईस्वी में, तो अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में है, तब देखते ही आप लोग जीमेल में, ईमेल में, ठीक है ना, कोर्ट को तो उस चीज से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं रहता है कोर्ट, तो कहता है उस पर जो एक्सपर्ट बुलाया जाएगा वो सेक्शन 40A के हिसाब से रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक, हैंड राइटिंग वाला बोले ही हैं, सेक्शन 47 के हिसाब से रेलिवेंट माना जाएगा। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग, सेक्शन 47 रेलिवेंट माना जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसके द्वारा लिखा गया है, कौन साइन किया है, ठीक है ना, अगर उसके लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ता है और वो आता है और वो जो कहता है, ठीक है ना, तो वह रेलिवेंट माना जाता है अंडर सेक्शन 47। ओके, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन पूछ रहे हैं फॉर्जरी? आईपीसी नहीं पढ़ा रहे हैं? हाँ, आईपीसी में देखिए फॉर्जरी, ठीक है। भेज देंगे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, भेज देंगे हम। ओके ओके, बता दें।